जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आईएफए डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हमारी फंडामेंटल राइट्स की इस वीडियो सीरीज के अंदर ये आज हमारी थर्ड वीडियो है। ओवरऑल पॉलिटी की वीडियो सीरीज पूरी चल ही रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे भी इन चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, बट क्योंकि फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है तो इसको मैंने 3 वीडियोज के अंदर कवर किया है। तो आप वो तीनों वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों, इससे फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है जी। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बच्चों जो आर्टिकल्स कवर करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल हमारे 25 से 35 तक। इन आर्टिकल्स को आज हम कवर करेंगे बेसिकली, ठीक है जी। देखिए इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स इनके अंदर भी आने वाले हैं, और लास्ट के जो 3 आर्टिकल्स हैं हमारे 33, 34, 35 वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है बेसिकली, बट रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। तो उनको भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर बच्चों कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। देखिए आज की हमारी वीडियो का जो फर्स्ट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट है वो है रिलीजन से रिलेटेड, बेसिकली कि धर्म को लेकर भारत में क्या क्या फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। ध्यान रखेंगे शुरू से ही जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो धर्म को काफी प्राइम इंपॉर्टेंस दी गई थी, क्योंकि भारत का बंटवारा भी बेसिकली धर्म के बेसिस पर ही हुआ था, जो ब्रिटिशर्स ने काफी टाइम पहले जिसका एक आप कह सकते हो प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया था बेसिकली, ठीक है। तो क्योंकि भारत का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था तो धर्म उस समय काफी आप कह सकते हो कि एक हॉट मुद्दा था। तो धर्म को लेकर जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाने थे उन पर सभी की नजर थी कि धर्म को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह के फंडामेंटल राइट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन को लेकर क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 से 28 जो है वो रिलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स टू रिलीजन से बेसिकली। तो जिसमें सबसे पहले है आर्टिकल 25 जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 25 बच्चों। इसमें क्या है, ऑल पर्संस मतलब ये सभी के लिए है, सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है, ये आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। देखिए इसमें किस तरह के फ्रीडम्स हैं। सबसे पहले है इसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस। राइट टू फ्रीली प्रोफेस का भी इसमें एक फंडामेंटल राइट है, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, ठीक है जी। इसमें आप आगे लिख भी सकते हो ऑफ वंस ओन चॉइस, अपनी मर्जी का बेसिकली। तो इसमें इस एक फंडामेंटल राइट में 4 तरह के अधिकार मिलते हैं आपको बच्चों धर्म से रिलेटेड। कौन कौन से? सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ये एक अधिकार हो गया। उसके बाद राइट टू फ्रीली प्रोफेस आपका एक अधिकार है, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट रिलीजन ऑफ वंस ओन चॉइस। इज इट क्लियर? अब हम एक एक करके समझते हैं इन चारों टर्म्स का मतलब क्या है, इन चारों अधिकारों का मतलब क्या है, ठीक है जी। सो देखिए उसके बाद हम कंक्लूजन में जानेंगे बेसिकली इस पूरे आर्टिकल का कंक्लूजन क्या बनता है। अभी के लिए हम समझते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी को। सो सबसे पहले देखिए फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है। सो देखिए फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब होता है इनर फ्रीडम बेसिकली। हर इंडिविजुअल की इनर फ्रीडम क्या है, अपने भगवान को लेकर वो किस भगवान में किस धर्म में विश्वास रखना चाहता है तो वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुन सकता है, ये आजादी है उसके पास आर्टिकल 25 को लेकर, आर्टिकल 25 के अंदर बच्चों, ठीक है। इनर फ्रीडम है उसके पास बेसिकली, गॉड और क्रिएचर्स इन वट एवर वे ही डिजायर्स। तो वो जिस भी भगवान जिस भी तरह के भगवान में विश्वास रखना चाहता है उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को वो चेंज कर सकता है। अपनी इनर फ्रीडम उसके पास, आजादी है अंतरात्मा की आवाज सुनने की। नेक्स्ट देखिए राइट टू प्रोफेस। अब जो भी उसने धर्म भगवान में दिखवाया है उसके अकॉर्डिंग अगर उसका धर्म दूसरा है बेसिकली, समझ लीजिए आप, तो फिर क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। अगर वो पर्सन किसी पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हुआ है जिसमें कोई पर्टिकुलर गॉड को भगवान को माना जाता है, बट टाइम के साथ हुआ ये है जब वो समझदार हुआ, बड़ा हुआ, कि उसको किसी और धर्म या किसी और भगवान के अंदर बेसिकली ज्यादा श्रद्धा आती है, ज्यादा फीलिंग आती है, अंदर से कॉन्साइंस जागता है कि हाँ उधर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो ओपनली एंड फ्रीली उसको प्रोफेस कर सकता है। मतलब कहने का ये है, अनाउंस कर सकता है बेसिकली कि भाई मेरे को तो ये भगवान अच्छा लगता है, मैं इस धर्म में विश्वास रखना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद है राइट टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। जो भी धर्म उसको अच्छा लगा है, जिस भी धर्म में उसका विश्वास बढ़ता जा रहा है बेसिकली, या जिस भगवान में उसका विश्वास बढ़ता जा रहा है, उनकी वर्शिप करना, उनके रिचुअल्स को फॉलो करना, सेरेमनीज और एग्जीबिशंस और बिलीफ्स और आइडियाज में विश्वास रखना बेसिकली, यानी पूर्णतः उस धर्म के सारे रिचुअल्स और सेरेमनीज को फॉलो करना, यह भी एक अधिकार है। आप बिल्कुल कर सकते हो जिस भी धर्म के अंदर आपका इंटरेस्ट बन रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज। जिस धर्म में जिस भगवान को लेकर आपको जो रिचुअल्स, सेरेमनीज, कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ना कुछ आपको जो भी अच्छा लगा है उनको आप परफॉर्म भी कर सकते हो फ्रीली बेसिकली, ये भी एक आपका अधिकार है। आप समझते चलिएगा बार बार। देखिए दोबारा हम रिपीट करते हैं चीजों को। पहला है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब अंतरात्मा की आवाज को सुनना कि यार इस भगवान में इंटरेस्ट आ रहा है तो अकॉर्डिंगली उस धर्म में इंटरेस्ट आ रहा है मेरा, ठीक है।
नेक्स्ट है राइट टू प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब है डिक्लेयर करना, कि आप डिक्लेयर कर सकते हो ओपनली कि भाई मेरा तो अब ये धर्म है या इस भगवान में मेरा इंटरेस्ट है। फिर उनके रिचुअल्स को बेसिकली परफॉर्म करना, उनको जो भी उनके रिचुअल्स है, सेरेमनीज है, उनको परफॉर्म करना बेसिकली, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फिर इसके अंदर राइट टू प्रैक्टिस, ये वही हो गया बेसिकली, रिपीट हो गया। यहां पर है राइट टू प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब है ट्रांसमिशन एंड डिसेंटिमेंटेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स टू अदर्स और एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेंट्स ऑफ वंस रिलीजन। यानी जो धर्म आपने अपनाया है, आपको अच्छा लगता है बेसिकली, उस धर्म को दूसरों तक फैलाना, उसके लिए कोई भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज करना, कोई सामाजिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रोपेगेट करना उस रिलीजन को, जिस भी धर्म में आपका खुद का इंटरेस्ट बना है बेसिकली। इज इट क्लियर? सो धर्म को लेकर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है रिलीजन को लेकर, कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, जो भी धर्म हमें अच्छा लग रहा है उसको अपना सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं दूसरे लोगों तक भी। इज इट क्लियर? हमें याद ये रखना है इस आर्टिकल के अंदर 25 में कि ये एक पर्सन को, हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये धर्म बदलने का अधिकार देता है एक पर्सन को। आर्टिकल 25 ये आपको रिलीजियस कन्वर्जन का अधिकार देता है, बट इसकी एक्सेप्शन ये है कि ये अधिकार सिर्फ एक पर्सन पे खुद के ऊपर अवेलेबल है, वो किसी दूसरे का धर्म कन्वर्ट नहीं कर सकता है जबरदस्ती बेसिकली। ये इस आर्टिकल की एक्सेप्शन है बच्चों। क्लियर होगी बात? सो देखिएगा, राइट टू प्रोपेगेट डज नॉट इंक्लूड ए राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन बेसिकली, ठीक है जी, कि वो किसी दूसरे पर्सन को अपना धर्म कन्वर्ट करने को वो नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता है। ये हर इंडिविजुअल की चॉइस है। आर्टिकल 25 को लेकर ये बात भी याद रखिएगा कि ये आर्टिकल हर इंडिविजुअल के पास अवेलेबल है बेसिकली, जो किसी भी धर्म का पर्सन है। और ये कोई कंपल्शन नहीं लगाता है कि धर्म बदलना ही बदलना है, चॉइस देता है आपको कि इफ इन केस आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर धर्म अच्छा है, उस धर्म में आप जाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप उसको फॉलो कर सकते हो। नथिंग टू हाइड, नथिंग टू बेसिकली फियर ऑफ, आप कर सकते हो। क्लियर है? बट अपना धर्म बदल सकते हो, किसी दूसरे का धर्म आप जबरदस्ती नहीं बदलवा सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। हाँ देखिए, सिख धर्म के अंदर वियरिंग एंड कैरिंग ए किरपान, इसको अलाउ किया गया है बच्चों बेसिकली, याद रखेंगे इस बात को। सिख रिलीजन की प्रोपेगेट, क्योंकि इसके ऊपर कई बार डिबेट्स की गई हैं कि ऐसा नहीं अलाउ होना चाहिए या होना चाहिए, बट सिख रिलीजन के अंदर किरपान बेसिकली उनका एक अच्छा धर्म का एक वो माना गया है, तो इसीलिए उसको अलाउ किया गया है। उसको कैरी करने में या पहनने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी बेसिकली, ठीक है जी। सो ये था आर्टिकल 25। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। हर इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है अपनी मर्जी का धर्म चुनने का, चॉइस करने का, उसको प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट करने का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 26। तो जहां आर्टिकल 25 हर इंडिविजुअल के अवेलेबल है, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है बेसिकली अपना धर्म चुनने का, वहीं आर्टिकल 26 जो है बच्चों, ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अवेलेबल है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के। ठीक है जी, क्या क्या है देखेंगे। तो आर्टिकल 26 में देखिए ये देता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, बेसिकली अपने धर्म से जुड़े मुद्दे मैनेज करने का अधिकार देता है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शंस शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। तो वही मैंने कहा कि जहां आर्टिकल 25 हर इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल था, वहीं पर आर्टिकल 26 क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अवेलेबल है, इंडिविजुअली नहीं है। आप कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन, कोई संस्था बनाकर बेसिकली अपने धर्म से जुड़े मुद्दे खुद सुलझा सकते हो। ऐसे में उन रिलीजियस डिनोमिनेशंस के पास क्या क्या अधिकार होते हैं वो यहां पर दिए गए हैं। सो देखिए, राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, बेसिकली वो अपने धर्म से जुड़े किसी भी तरह का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई सोशल इंस्टीट्यूशन, कोई दान करने का इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरह का कोई ऐसा वो कर सकते हैं बेसिकली। चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई संस्था ओपन कर सकते हैं वो, कि कोई चैरिटी का काम करना है, भूखे बच्चों को खाना खिलाना, पढ़ाई लिखाई करवाना अपने धर्म के उसके अंदर, ये सब आजादी है उनको, बेसिकली वो कर सकते हैं। सेकंड है राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अगर उनके खुद के धर्म से जुड़ा कोई मुद्दा है तो उसको वो खुद सुलझा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सरकार उसके अंदर इंटरफेयर करेगी। यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर कोई उसी धर्म से जुड़ा पर्सन उन्हीं के धर्म के किसी चीज से परेशान होकर कोर्ट जाता है न्याय मांगने के लिए, या किसी भी तरीके से सरकार की मदद चाहता है कि वो अपने धर्म के ही किसी कानून से परेशान है, तो तब हमारी सरकार इसके अंदर एंटर कर सकती है, क्योंकि हम सेकुलरिज्म का पॉजिटिव कंसेप्ट फॉलो करते हैं। ये मैंने आपको प्रीएम्बल में बताया था कि इंडिया फॉल्स अंडर पॉजिटिव सेकुलरिज्म वेयर आवर गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इनटू रिलीजियस मैटर्स। इज इट क्लियर? वैसे हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, वैसे हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, बट सरकार अगर चाहे तो वो धर्म के मैटर में इंटरफेयर कर सकती है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट बेसिकली। ठीक है जी। सो ये आर्टिकल 26 एक धर्म से जुड़े लोगों को अधिकार देता है कि वो अपने धर्म से जुड़े मैटर्स खुद किसी भी तरीके से उनको सुलझा सके या सोल्यूशन कर सके। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये एक धर्म से जुड़े लोगों को ये भी अधिकार देता है कि आप अपने धर्म के लिए कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, उस तरह की कोई प्रॉपर्टी है उसको खरीदना, बेचना, किसी और को दान दे देना, बेसिकली इस तरीके के काम आप कर सकते हो। इवन एक इंडिविजुअल भी अपने धर्म के अंदर अपनी प्रॉपर्टी, अपना कोई ऐसे पैसा बेसिकली दान दे सकता है, उसको भी किसी भी तरीके से वो काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और इनके पास ये अधिकार भी होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को खुद मैनेज कर सके, बट लॉ के दायरे में रह के कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो, बेसिकली, ठीक है जी। तो आर्टिकल 25 जहां हर इंडिविजुअल को आजादी देता है धर्म को लेकर, तो वहीं आर्टिकल 26 एक धर्म से जुड़े कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को आजादी देता है जिन्होंने कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन, कोई संस्था ऐसा कुछ बना रखा है, बेसिकली, ठीक है जी। ये था आर्टिकल 26 बच्चों। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 26, ये है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। तो ये आर्टिकल जो है काफी मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सेकुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली बच्चों। तो इसमें देखिए क्या है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। अगर कोई पर्सन अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए कोई रिलीजियस कार्य ऑर्गेनाइज करता है, कोई रिलीजियस कोई कथा करवाता है, कोई किसी तरीके का पाठ करवाता है जी, कुछ भी कोई फंक्शन कर रहे हैं, उसमें जो खर्चा हो रहा है, उसमें जो चंदा आ रहा है, पैसा चढ़ रहा है, उसके लिए किसी भी तरीके का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? सो ये आर्टिकल बेसिकली सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, या कुछ भी इसको उस तरीके से देखें तो कि वो रिलीजियस कामों के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, it prohibits the state from favoring, patronizing and supporting one religion over the other। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यही वो पॉइंट है जो हमारे देश को या हमारे संविधान को सेकुलर प्रूव करता है बच्चों, क्योंकि यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि हमारी जो सरकार है वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट या पैट्रोनाइज नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करते हुए सरकार एक बेसिकली सपोर्ट दिखा रही है। और हमारे अंदर हम लोग सेकुलर देश अपना बेसिकली है, हमारा संविधान भी सेकुलर है, जिसके अंदर हमारी सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट या पैट्रोनाइज नहीं कर सकती है। इज इट क्लियर? सो कभी पूछ भी लिया जाए कि एक्चुअली वो कौन सा आर्टिकल है भारत में जो भारत को सेकुलर प्रूव करता है, तो वो आर्टिकल 27 ही है बच्चों। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखिए, taxes can be used for the promotion or maintenance of all religions and not any particular religion। जैसे हमारी सरकार जब हमसे इनकम टैक्स लेती है या किसी भी तरीके से जो टैक्स का पैसा जाता है, तो देखिए वो धर्म देखकर टैक्स नहीं लिया जाता है, वो आपकी इनकम देखकर लिया जाता है बेसिकली। तो जब सरकार टैक्स लेते हुए धर्म नहीं पूछ रही है, तो टैक्स के पैसे को खर्च करते हुए भी किसी धर्म को नहीं देखेगी वो कि किसी एक धर्म के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए उसको, बेसिकली, ठीक है। सो टैक्स का पैसा इनकम के हिसाब से आता है, उसका खर्चा भी आम पब्लिक की जरूरतों के हिसाब से होगा, धर्म बेस्ड खर्चा नहीं होगा बेसिकली वो, ठीक है। अनदर पॉइंट जो प्रूव करता है कि हमारी सरकार किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली द लेवी ऑफ टैक्सेस एंड नॉट अ फीस। तो ये आपने देखा ही होगा कि कई बारी फीस जरूर लागू हो जाती है, कई बारी कोई एमसी का ग्राउंड है, वहां पर कोई कथा करनी है किसी तरीके से, तो हो सकता है एमसी के ग्राउंड को फीस पे करनी पड़े, तो फीस लगाई जा सकती है, टैक्स नहीं लगाया जाता किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजियस कार्य के ऊपर, ठीक है जी। तो आर्टिकल 27 धर्म के मैटर में, रिलीजन के मैटर में काफी इंपॉर्टेंट है। यही वो आर्टिकल है जो भारत को सेकुलर प्रूव करता है बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, चलिए जी, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है बच्चों वो है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है बेसिकली। इसमें भी बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, आई होप सो कि आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो देखिए क्या है, आर्टिकल 28 देता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो ये क्या कहता है कि देखिए जी, ऐसे जो भी सरकारी संस्थान है बेसिकली जिनको कंप्लीटली सरकार रन करती है, उनमें किसी भी तरीके के किसी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, कुछ भी चीज को कंपलसरी नहीं किया जा सकता कि इस धर्म को लेकर तो यहाँ ये चीज होगी ही होगी बेसिकली। इज इट क्लियर? इनिशियली आपको मैं अभी इतना बता रहा हूं कि ये ऑलमोस्ट ये सभी सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजेस के लिए हैं, जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर कोई भी चीजें कंपलसरी नहीं की जा सकती हैं। कोई कुछ चीज पहनने के लिए, कोई निशान पहनने के लिए, कोई धर्म को लेकर कोई किसी एक भगवान की कोई पहचान को पहनने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता बेसिकली, ठीक है जी। आर्टिकल 28 के अंदर
चार तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्लासिफाई किया गया है बच्चों कि कहां कहां पर रिलीजियस कहां कहां पर रिलीजियस जो आपकी ये चीजें हैं ये अलाउ की जा सकती है और कहां पर नहीं की जा सकती है, इंस्ट्रक्शंस बेसिकली, ठीक है। सो पहला देखिए, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। जी, ऐसे बेसिकली इंस्टीट्यूशंस जो कंप्लीटली सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, वहां पर किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती हैं, कुछ भी कंपलसरी नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स के लिए या स्टाफ के लिए, किसी के लिए भी बेसिकली, ठीक है। सेकंड है, इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडाउमेंट और ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज परमिटेड। अब अगर कोई किसी पर्टिकुलर संस्था ने अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए किसी स्कूल को ओपन किया हुआ है, तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को दिया जा सकता है। जैसे गुरुकुल्स हो गए, मदरसे हो गए, बेसिकली जो पर्टिकुलरली किसी धर्म को ही बिलोंग करते हैं, धर्म के लोगों ने अपने पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए ओपन किए हैं, तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती है, वहां पर आप इसको चैलेंज नहीं करेंगे बेसिकली, ठीक है। थर्ड है, इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। हो सकता है इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो बट सीबीएसई बोर्ड से, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, किसी ऐसे बोर्ड से है बेसिकली, चंडीगढ़ बोर्ड नहीं, ठीक है, तो यहां से है बेसिकली मान लीजिए, तो फिर क्या होगा उसमें, वहां पर परमिटेड है ऑन अ वॉलंटरी बेसिस बेसिकली, ठीक है। दे सकते हो बट किसी के लिए कंपलसरी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, कि यही चीज करनी पड़ेगी कि कोई दूसरे धर्म का बच्चा है, आप उसको किसी दूसरे धर्म की एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोल रहे हो, तो आप कंपलसरी नहीं कर सकते, वॉलंटरी बेसिस पर अलाउड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, वहां पर भी परमिटेड है ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, कि इंस्टीट्यूशन है तो प्राइवेट बेसिकली, ठीक है, बट कहीं ना कहीं कोई सरकार की मदद से चलता है, सरकार से पैसा आता है, सैलरी आती है 50%, कुछ भी ऐसा है, तो वहां पर भी दी जा सकती है बट ऑन वॉलंटरी बेसिस, कंपलसरी नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर? सो ये चार तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली डिवाइड किया गया है चार तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। पहला है जो कंप्लीटली सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, वहां पर किसी तरीके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती है। दूसरा है जो किसी पर्टिकुलर धर्म ने ओपन किया है अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, वहां पर अलाउड है, कंपलसरी भी है, वहां पर वो कंपलसरी भी कर सकते हैं, स्टाफ के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। तीसरा है बेसिकली जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स होते हैं सरकार के द्वारा, बट किसी पर्टिकुलर धर्म के भी, जैसे एसडी स्कूल के संस्था के आपने सुने होंगे, डीएवी हो गए, है ना, ये संस्थाओं के स्कूल होते हैं, तो ये कर सकते हैं बेसिकली अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, बट किसी के लिए कंपलसरी नहीं कर सकते कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा। फोर्थ है ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो सरकार से किसी तरीके की मदद प्राप्त करते हैं, एड मिलती है जिनको, तो वो भी कर सकते हैं बट कंपलसरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। ये था आर्टिकल 28, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा बेसिकली, ठीक है जी, ये आर्टिकल 28 है आपके सामने। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर जो प्रोवाइड किए जाते हैं। ये दो फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली जो कल्चर और माइनॉरिटीज के लिए आपको बेसिकली सुनने को मिलते हैं। सो देखिए आर्टिकल 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। यहाँ पे भी छोटा सा डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा जो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। देखिए 29 और 30 वैसे तो दोनों माइनॉरिटीज के लिए है, बट जो आर्टिकल 29 है ना, इसके अंदर जो वर्ड यूज किया गया है वो है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। इसमें माइनॉरिटी वर्ड एज उस तरीके से यूज नहीं किया गया है, क्योंकि माइनॉरिटी जो है हमारे देश के अंदर, माइनॉरिटी का स्टेटस दो ही बेसिस पर दिया जाता है, या तो रिलीजन या लैंग्वेज। भाई अगर कुछ पर्टिकुलर कोई धर्म ऐसा है जो नंबर में कम है तो माइनॉरिटी का स्टेटस मिलेगा, अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत कम है बोलने वाले, तो उनको माइनॉरिटी का स्टेटस मिलता है, वो हम आर्टिकल 30 में कवर करेंगे। 29 के अंदर बेसिकली एक सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट है। सपोज कीजिए कोई लोग है जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो रिलीजन तो उनका हिंदू हो गया, हो सकता है भाषा भी हिंदी बोलते हो, तो उनको तो किसी भी बेस पर बेसिकली वो प्रोटेक्शन का वो नहीं मिलेगा ना, माइनॉरिटी का स्टेटस तो नहीं है। बट हो सकता है कि उनका कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हो जो नंबर में बहुत कम है, बेसिकली उनका कुछ एरिया है जहां पर वो पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनकी कोई भाषा ऐसी, या चलो वो लैंग्वेज में कवर हो जाएगा, उनकी स्क्रिप्ट ऐसी हो सकती है, या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस है जो फॉलो करते हैं जो हिंदू धर्म में और जगह फॉलो नहीं की जाती है बेसिकली, तो उनको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो आर्टिकल 29 के अंडर की जाती है बेसिकली, ठीक है। रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो आर्टिकल 30 में की जाती है बच्चों, यहां देखिए वो आर्टिकल 30 में की जाती है, रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पर जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोटेक्शन लेनी है किसी तरीके से कल्चर के बेस के, स्क्रिप्ट के बेस पे, बेसिकली कोई ऐसी और एक्टिविटीज जो भी है धर्म से जुड़ी हुई चीजें आपकी, या आपकी बेसिकली रहन सहन से जुड़ी जो चीजें हैं, उनके बेस पे जो प्रोटेक्शन आपको मिलती है वो फिर 29 में मिलती है आपको बच्चों। सो ये डाउट क्लियर रखना, 29 माइनॉरिटी प्लस मेजोरिटी दोनों के लिए है, माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों के लिए। आर्टिकल 30 आएगा जो पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज के लिए है बेसिकली, ठीक है जी।
having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same basically। ठीक है जी, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी 29 में। राइट ऑफ ए सिटीजन एज एन इंडिविजुअल क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। सो आर्टिकल 29 के अंदर ये भी कहा जाता है कि कोई ऐसी संस्था है बेसिकली जो सरकारी है, सरकार के पैसे से चल रही है या जिसको सरकार की तरफ से हेल्प मिलती है बेसिकली, तो वहां पर किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन को इनमें से किसी भी ग्राउंड पर एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। वो है रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज बेसिकली। ठीक है जी, इनमें से किसी भी ग्राउंड पे उसको एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर बच्चों। ठीक है, सो आर्टिकल 29 माइनॉरिटी प्लस मेजोरिटी दोनों के लिए है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 30, ये स्पेशली बच्चों है राइट ऑफ माइनॉरिटीज। देखिए यहां वर्ड यूज किया गया है माइनॉरिटीज, और स्पेशल जो अधिकार दिया गया है वो है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो माइनॉरिटीज को अपना पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करने की जो आजादी है, जो फ्रीडम है, वो प्रोवाइड की जाती है आर्टिकल 30 में, जो उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब माइनॉरिटी हमारे देश में दो बेसिस पर है, रिलीजन और लैंग्वेज बेसिकली, इन बेसिस पर है। तो इनके पास ये अधिकार है राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। क्लियर होगी बात? द राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ ए माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। क्लियर होगी बात? तो इनके जब भाई देखिए किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोगों ने अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बचाने के लिए स्कूल को ओपन किया है ताकि हमारे बच्चे वहां आकर पढ़े और भी बच्चे आकर पढ़े और हमारी भाषा के बारे में जाने बेसिकली, तभी उनकी भाषा बची रहेगी, वरना वो खत्म भी हो सकती है टाइम के साथ। तो फिर वो वहां पर अपनी भाषा के अंदर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करवा सकते हैं। ये उनका फंडामेंटल राइट होता है अंडर आर्टिकल 30। इज इट क्लियर? सो आर्टिकल 30 में रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। फंडामेंटल राइट दिया जाता है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हैं बेसिकली। ठीक है जी, दिस इज आर्टिकल 30 फॉर यू। अब देखिए आर्टिकल 31 वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। वो राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत उसको डिलीट कर दिया गया था वहां से। ठीक है जी, अब वो आर्टिकल 300A के अंदर है, राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 12 में, जो है अब एक लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, दी मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट भी आप इसको कह सकते हो बेसिकली। ठीक है जी, तो क्या है? दीज कंटेन रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। सो आर्टिकल 32 बेसिकली क्या है कि भाई हमने आपको जैसे जब संविधान बनाया गया था तो ये है कि ना भाई फंडामेंटल राइट्स तो आपको दे दिए, बट फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपको ये अधिकार दिया गया है कि भाई अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, अभी इसको हम पढ़ेंगे बेसिकली, अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप अंडर आर्टिकल 32 के अंडर आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? और अपना फंडामेंटल राइट बचाना भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। ये बात इसका ये मतलब है, the right to get the fundamental rights protected is itself a fundamental right basically। क्लियर होगी बात? और उसके लिए आप कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। क्लियर है जी? तो आर्टिकल 32 में देखिए 4 प्रोविजंस है बच्चों। सबसे पहला तो है राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका फंडामेंटल राइट कहीं पर भी वॉयलेट होता है, क्लियर होगी बात, तो आप डायरेक्टली कहां अप्रोच कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा कोई ऐसा केस मेजर नहीं बनता है कि एक आम आदमी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सके अनटिल और अनलेस उसका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट्स। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इशू करता है बच्चों? उसके पास क्या पावर दी गई है? रिट इशू करने की पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 32 क्लोज 2। रिट क्या होता है बेसिकली, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के। रिट एक फॉर्मल ऑर्डर होता है बेसिकली जो कोर्ट इशू करता है उस बॉडी के खिलाफ जिसने भी आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए Parliament can empower any other court to issue directions, orders and writs of all kinds। देखिए अभी के लिए ना अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो रिट इशू कर सकते हैं। बट एक क्लोज याद रखेंगे कि फ्यूचर में अगर और किसी कोर्ट को, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये पावर देनी है कि वो रिट इशू कर सके, तो ये पावर देगा कौन? पार्लियामेंट।
वहां ऑप्शंस में सुप्रीम कोर्ट भी होगा, प्रेसिडेंट भी होगा, बट ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है कि किसको रिट इशू करने की पावर देनी है और किसको नहीं देनी है। अभी तक के लिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट इशू कर सकती है। मतलब आपका फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही सुनवाई होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी। क्लियर? आपके केस को वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, right to move to the Supreme Court shall not be suspended except as otherwise provided by the Constitution। इसके बारे में अभी इसके आगे आएगा बेसिकली कि आपका राइट टू मूव जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 ये किस केस में सस्पेंड हो सकता है। अभी इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं, वहां समझते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इट्स पावर अंडर आर्टिकल 32 इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि पूरा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, बट आर्टिकल 32 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिकली इसको किसी भी कंडीशन में सरकार अमेंड या चेंज नहीं कर सकती है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार है फंडामेंटल राइट वॉयलेट होने पर, वो प्रोटेक्टेड है बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर बेसिकली। ठीक है, बाकी जो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स है ना, जैसे जो आर्टिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, इस तरीके से उन फिलोसफीज को डिक्लेयर किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, बट पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स नहीं है आर्टिकल 32 को छोड़कर बच्चों। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, जो कहां लिखा गया है आर्टिकल 359 में। अभी मैंने लास्ट पेज में बताया था ना कि नॉर्मल केसेस के अंदर ऐसा नहीं है कि कभी भी सरकार आपका आर्टिकल 32 सस्पेंड कर देगी, नहीं। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी होगी उस केस में एक स्पेशल नोटिफिकेशन के तहत आर्टिकल 359 के अंडर आपके सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। क्लियर होगी बात? इसको याद रखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के केस में ही ऐसा हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट देखो, तो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्करेंट है किसके साथ? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट आल्सो अंडर आर्टिकल 226। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही पावर नहीं है कि वो रिट इशू कर सके। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स भी रिट इशू कर सकती हैं बच्चों। ठीक है, सो ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल पावर तो है, बट एक्सक्लूसिव पावर नहीं है कि भाई सिर्फ उसी की पावर है, नहीं। इट इज शेयर्ड आल्सो बाय हाई कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को लेकर क्या कहा था? इट इज एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अ नलिटी, कि इसके बिना ये संविधान कुछ नहीं है। ये बैकबोन है इस संविधान की आर्टिकल 32। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिटीजन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि बाई चांस गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट बॉडी आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होती है तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी रहेगी बेसिकली कि वो आपके राइट को वैलिडेट करवा के देगी। अब अगर मान लो आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार ही ना हो और आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है सरकार के द्वारा, किसी प्राइवेट बॉडी के द्वारा, फिर कहां जाओगे न्याय मांगने? जिन्होंने गलत किया उनके पास तो नहीं जा सकते बेसिकली। क्लियर होगी बात? इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। हमने इंग्लिश जो रिट्स का जो कंसेप्ट है वो हमने इंग्लिश प्रेरोगेटिव रिट्स से बेसिकली उनका एक कंसेप्ट लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने जो फाउंटेन ऑफ जस्टिस है वहां से हमने इसको लिया है बेसिकली रिट्स के कंसेप्ट को बच्चों। ठीक है, फिर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स। ये मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को ये पावर दे सकता है कि वो भी रिट इशू कर सके बच्चों। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कौन कौन से तरह की रिट इशू हो सकती है बेसिकली इनके पास, तो वो रिट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, कौन कौन सी मेन रिट्स है हमारी वो देखते हैं। सबसे पहली जो रिट है वो है हैबियस कॉर्पस। देखिए, रिट का मतलब समझ में आ गया ना? रिट का मतलब है काइंड ऑफ एक फॉर्मल ऑर्डर जो कोर्ट जारी करेगा बेसिकली उस बॉडी के खिलाफ जिसने भी आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया है। इज इट क्लियर? सो सबसे पहली रिट है वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। आई थिंक आम सिटीजन के लिए, कॉमन मैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिट है बेसिकली वो यही है जो एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी को एश्योर करती है बच्चों। ठीक है, यूज क्या है इसका? इट इज यूज्ड टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुली, गैर कानूनी तरीके से डिटेन करके रखा गया है और इंप्रिजन कर दिया गया है। सुनेंगे ध्यान से, समझ भी लेंगे इस रिट को बेसिकली। यहां थोड़ा डाटा कम है इसके बारे में। देखिए क्या कहा गया है हैबियस कॉर्पस में कि अगर किसी पर्सन को पुलिस के द्वारा या किसी और सरकारी अथॉरिटी के द्वारा या प्राइवेट बॉडी के द्वारा भी कहीं पर डिटेन करके रखा गया है, अरेस्ट करके बंदी बनाकर रखा गया है बेसिकली, तो कोर्ट उस बॉडी के खिलाफ ये रिट जारी करता है हैबियस कॉर्पस और उसे कहता है उसकी बॉडी लेकर आइए, टू हैव द बॉडी ऑफ, कि उसकी बॉडी पेश कीजिए बेसिकली कि कहां है वो पर्सन बेसिकली, है ना। तो तब उस डिपार्टमेंट या उस बॉडी के लिए मजबूरी बन जाती है कोर्ट के ऑर्डर को मानना और उनको उस पर्सन की बॉडी को कोर्ट में पेश करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, फिर अगर वहां पर वो साबित कर देते हैं कि भाई हमने इसको क्यों पकड़ के रखा हुआ था, तो हो सकता है उस पर्सन को
फर्दर कोर्ट भी ऑर्डर जारी कर दे कि भाई, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत पेश कर दिए जाए, मान लीजिए पुलिस के द्वारा किसी के द्वारा भी, तो फिर उसको आगे फर्दर बेसिकली जेल में भेज दिया जाएगा, उसकी सजा को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी डिटेंशन को अनलॉफुल पाया गया है, पुलिस पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाती है, ये जो प्राइवेट बॉडी है, किसने किसी को बंदी बना के रखा हुआ है, वो प्रॉपर वो नहीं दे पाती है, तो फिर उस पर्सन को इमीडिएटली वहां से क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। सो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी वो रिट है जो बेसिकली एक पर्सन की इंडिविजुअल लिबर्टी को एश्योर करती है, आजादी को एश्योर करती है, तो वो हैबियस कॉर्पस ही है बच्चों। क्लियर होगी बात, इसको याद रखेंगे, टू हैव द बॉडी ऑफ। बट ये सिर्फ तब होगी जब गैर कानूनी अरेस्ट है, इलीगल मेथड से है बेसिकली। अगर वो लॉफुल अरेस्ट है बेसिकली, ठीक है, अगर वो तरीका जो है वो लॉफुल तरीके से हुआ है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में हुआ है ना, कोर्ट के खिलाफ आपने कुछ किया है, तब हैबियस कॉर्पस लागू नहीं होती है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिट देखिए, मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब ऑर्डर देना काइंड ऑफ, बेसिकली समझ लीजिए है क्या। मैंडेमस एक ऐसी रिट है जो ओनली एंड ओनली पब्लिक बॉडीज यानी सरकारी बॉडीज के लिए इशू की जाती है। कब? जब कोई पब्लिक बॉडी अपना काम, अपनी ड्यूटीज सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, जो ड्यूटीज उसको बेसिकली दी गई है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको परफॉर्म करने की, जब वो उनको परफॉर्म करने में बेसिकली समर्थ नहीं हो पाते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, नहीं करते हैं उस काम को जानबूझकर भी, और उससे किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, तो तब कोर्ट उस बॉडी के खिलाफ ये रिट इशू करती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? पब्लिक बॉडीज के लिए है बच्चों, बेसिकली पब्लिक और स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए है, ठीक है, उनके लिए है। इशूड व्हेन ए लोअर कोर्ट, a government officer, corporation or an public authority has failed or refused to fulfill its duty, बेसिकली फेल हो गई या रिफ्यूज कर दिया है, तब इशू होगी। कब इशू नहीं होगी? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं होगी, नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट्स के खिलाफ नहीं होगी, बेसिकली डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज वालों के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्चुअल के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ, स्टेट गवर्नर्स के खिलाफ और चीफ जस्टिस के खिलाफ बेसिकली ये नहीं होगी। ये बात भी, इसकी एक्सेप्शंस थोड़ी इंपॉर्टेंट है मैंडेमस की, कि कब कब ये इशू नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। सो इन बॉडीज के खिलाफ, प्राइवेट के खिलाफ, इन सब के खिलाफ इशू नहीं होगी, गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडीज के खिलाफ ये बच्चों इशू होगी, दैट इज मैंडेमस, जब कोर्ट उनको ऑर्डर देगा अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म करने के लिए, ठीक है जी। दिस वाज मैंडेमस फॉर यू। नेक्स्ट है बच्चों प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। देखिए ये जो दो रिट है, थ्योरी आप बाद में पढ़ लीजिएगा, प्रोहिबिशन और सर्चोरारी, ये जो दो रिट्स होती है बेसिकली ये कोर्ट टू कोर्ट ही इशू की जाती है। इसमें एक हायर कोर्ट इस रिट को इशू करता है लोअर कोर्ट के खिलाफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा हाई कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट इशू कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इशू कर सकता है क्या? नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर अभी नहीं है। कौन देगा ये पावर अगर फ्यूचर में दी जाएगी तो? पार्लियामेंट। स्टार्टिंग में बताया था इस टॉपिक की, ठीक है जी। सो याद रखेंगे। तो प्रोहिबिशन के अंदर क्या होता है, एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट के खिलाफ ये जब रिट जारी करता है तो इसके अंदर वो उनको ऑर्डर भेजता है कि आप एक ऐसे केस की सुनवाई कर रहे हैं जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तो आप इस केस की सुनवाई को रोक दीजिए। टू फॉरबिड, टू प्रिवेंट, बेसिकली रोकना। इज इट क्लियर? ये होता है प्रोहिबिशन का रिट बेसिकली। तो कौन सी रिट इशू होगी उस केस में? प्रोहिबिशन, जिसमें लोअर कोर्ट को एक ऐसा केस की सुनवाई या जजमेंट देने से रोका जाएगा जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। नेक्स्ट है सर्चोरारी। सर्चोरारी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये रिट भी हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट के खिलाफ, बस स्टेज का डिफरेंस है बेसिकली। ये तब इशू की जाती है जब कोई लोअर कोर्ट ने अपनी जजमेंट से बाहर जाकर डिसीजन दे दिया है। क्लियर होगी बात? तो उसकी जजमेंट को क्वैश करने के लिए सर्चोरारी को इशू किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए, टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इट कैन बी इशूड टू क्वैश अ डिसीजन, बेसिकली उनके जजमेंट को क्वैश करने के लिए, दैट हैज बीन मेड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन और इन वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस, ठीक है। इनिशियली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, इट वाज एक्सटेंडेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आल्सो इन 1991। क्लियर होगी बात बच्चों? सो इस पॉइंट को याद रखेंगे। दोनों को, प्रोहिबिशन जजमेंट से पहले इशू की जाएगी, सर्चोरारी जजमेंट आने के बाद इशू की जाएगी उसके डिसीजन को रिव्यू करने के लिए या उनकी जजमेंट को क्वैश करने के लिए। हायर कोर्ट इशू करेगा लोअर कोर्ट के खिलाफ, दैट्स इट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट वारंट। बेसिकली ये भी ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ ही होती है, कि अगर कोई सरकारी आदमी किसी पर्टिकुलर ड्यूटी, किसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर है, तो उससे पूछा जा सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग ऑन दैट पोस्ट। तो उसको अपनी लीगैलिटीज शो करनी पड़ेगी, कब एग्जाम हुआ, इंटरव्यू जो भी है बेसिकली, ठीक है जी, वो पूरा प्रोसेस उनको दिखाना पड़ेगा अपना।
और ऐसा जनरली तब होता है, अगर होता भी है तो बेसिकली जब कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में असफल होता है या बेसिकली आप कह लो इनकेपेबल होता है, तो तब पूछा जा सकता है, या रिट इशू कर सकता है कोर्ट बेसिकली उस ऑफिसर के खिलाफ कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग ऑन दैट पोस्ट और यू आर होल्डिंग दैट ऑफिस बेसिकली। इज इट क्लियर? सो ये ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होती है, प्राइवेट के खिलाफ ये इशू नहीं होती है बच्चों, ठीक है जी। दैट वाज बेसिकली क्यू वारंटो टू चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन्स क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस बेसिकली, ठीक है, कि आप किस क्लेम से वहां पर उस पोस्ट के ऊपर आकर बैठे, उस ऑफिस को आपने एक्वायर किया है। It restrains the persons from acting in an office to which he she is not entitled and asks them to show by what authority they hold the office basically, ठीक है, वही by what authority you are holding this office, इसी बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। किस किस के लिए है? सो सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस के लिए, परमानेंट ऑफिस के लिए है जो किसी स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्रिएट किए गए हैं। बाकी इसमें इंटरेस्टेड जरूरी नहीं है कि जो इंटरेस्टेड पर्सन है जिसका राइट वायलेट हुआ है वही जाएगा, कोई और भी जा सकता है बेसिकली उसके बेसिस पर, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे बेसिकली, एक प्रिंसिपल होता है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है, कि कब किस केस में कौन खुद वो बंदा कोर्ट में जा सकता है या कोई और भी उसकी जगह कोर्ट में जा सकता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए जी, ये थी हमारी 5 रिट बच्चों जो हमने पढ़ी इस टॉपिक के अंदर। तो यहां तक हमारे फंडामेंटल राइट्स थे आर्टिकल 32 तक बेसिकली, ठीक है। अब अगले जो 3 आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स है, कोई राइट नहीं है बेसिकली, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है आर्म्ड फोर्सेस का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 34 बेसिकली, ठीक है। ये आर्टिकल में 3 लिख दिया, 33। आर्टिकल 33 जो है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। किस तरीके से है? सो पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट बाय लॉ, कानून बनाकर फंडामेंटल राइट्स इन द एप्लीकेशन टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस फोर्सेस। सो बेसिकली बात है, जो भी ऐसी फोर्सेस है जो हमारे देश के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी में काम आती है या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में काम आती है बेसिकली, जो हमारी सिक्योरिटी जितनी भी हमारी सेफ गार्ड करने के अंदर का फोर्सेस काम आती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, पुलिस, सब कुछ, इवन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, रॉ, आईबी, ये सब इसमें कवर होती है। क्या है आर्टिकल में? आर्टिकल 33 में यह कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास यह पावर है, यह बात याद रखना भाई, कि पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि वो लॉ पास करके इनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने इसी पावर को यूज करते हुए आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, ये सब पास किया है, जिसके तहत बेसिकली हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो किसी भी तरीके की एसोसिएशन या यूनियन नहीं बना सकती है ना। आर्टिकल 19 में मैंने आपको ये बताया था, ये रिस्ट्रिक्शन होती है बेसिकली, तो वो नहीं बना सकती हैं बच्चों, ठीक है। सो वो पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 33 में दिया, आर्टिकल 19 की एक्सेप्शन है भैया, याद रखिएगा इस चीज को भी, ठीक है जी। तो एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या है कि कौन कौन काउंट होगा उसमें, तो जितने आर्मी पर्सन है वो तो सब काउंट होंगे ही। ऑल्सो कवर्स सच एम्प्लॉइज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एज बार्बर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, कुक, चौकीदार, बूथ मेकर्स एंड टेलर्स हु आर नॉन कम्बैटेंट्स। तो ऐसे पर्सन्स जो इनसे जुड़े हुए हैं बेसिकली आर्मी सर्विसेज के साथ भी बेसिकली, चाहे वो आर्मी का खाना बनाते हैं, कुक, कपड़े धोते हैं, बार्बर है, कोई भी ऐसे लोग हैं, उनके ऊपर भी ये फंडामेंटल राइट लागू किया जा सकता, ये रिस्ट्रिक्शन लागू की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा। इज इट? और ये लागू है सभी के ऊपर बेसिकली, जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज में ही काउंट होते हैं। क्लियर है जी? सो आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है, ये बात याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। डायरेक्टली आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 34 के अंदर मार्शल लॉ, इन 2 शब्दों का जिक्र जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बस आर्टिकल 34 में ही होता है। इसके अलावा कहीं पर भी बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ का जिक्र नहीं होता है। तो क्या है, यहां पर कहा गया है कि अगर कभी भी देश के अंदर मार्शल लॉ लगाना पड़े तो उस केस में लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये बेसिकली हमने इंग्लिश कॉमन लॉ से कंसेप्ट उठाया है। देखिए मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? मिलिट्री लॉ, है ना। ये आज तक हमारे यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हुआ है बेसिकली, ये तो तख्ता पलट वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इसको लेकर कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं है कि ये कैसे लगेगा, कैसे हटेगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो इसीलिए आज तक मार्शल लॉ नहीं लगाया गया है। हमारे देश में अगर ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी होती भी है तो फिर या तो नेशनल इमरजेंसी का ऑप्शन होता है या स्टेट इमरजेंसी का ऑप्शन होता है बच्चों, ठीक है, कि स्टेट इमरजेंसी लगा के उस स्टेट की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। क्लियर होगी बात? मार्शल लॉ को लेकर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तभी मार्शल लॉ आज तक नहीं लगा है। बस आर्टिकल 34 याद रखिएगा, वो ये कहता है कि अगर कभी मार्शल लॉ लगे तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल 35, लास्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स चैप्टर का। ये क्या कहता है कि दैट द पावर टू मेक लॉज एंड
to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament and not in the state legislature. क्लियर होगी बात? Ensures there is uniformity throughout India with regard to the nature of those fundamental rights and punishments. क्या कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंज करना है, कोई राइट को डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई लॉ पास करना है, कोई पनिशमेंट डिसाइड करनी है, कुछ भी करने की पावर जो है वो कंप्लीटली पार्लियामेंट के पास है। किसी भी स्टेट की विधानसभा लेजिस्लेचर किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करने वाला कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती है, या फंडामेंटल राइट्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। ऐसा इसलिए रखा गया ताकि पूरे देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे बच्चों। इज इट क्लियर? सो ये था 34 और 35 आर्टिकल। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर यहां पे खत्म हो गया। आई होप सो कि आपको सभी फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। 3 वीडियोस इसीलिए मैंने फंडामेंटल राइट पे बनाई है ताकि ये पूरा चैप्टर आप लोगों को डिटेल में समझ में आ सके बच्चों। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। इसी के साथ देखते रहिए वीडियोस, लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहिए भाई। टाइम कम होता है हमेशा ही, टाइम की वैल्यू को समझिए बच्चों प्लीज। वीडियो के एंडिंग में चल पड़ा, पता नहीं यहां तक आप देखोगे भी कि नहीं, बट एक बार बता रहा हूं कि टाइम की वैल्यू को समझिए। जो बच्चा टाइम रहते टाइम की कदर कर गया वो पक्का अपनी, मतलब आप कह लो कि वो गारंटीड है कि वो नौकरी पा जाएगा बच्चा, अपनी मन पसंदीदा जो भी आपका सपना है, ड्रीम, उसको अचीव कर पाएगा। टाइम निकलने के बाद आप उसका पछतावा करेंगे तो टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता और टाइम कभी वापिस नहीं आता बच्चों, ठीक है जी। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।